जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है अलीम10। जिसको यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किए हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, सो आप इसको ये रेफरल कोड रेफर कर सकते हैं। ये रेफरल कोड एप्लीकेबल है फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी डेली क्लासेस जो है वो 3 पीएम पे होती हैं। इन केस अगर 3 पीएम पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो क्लास 8 पीएम पे होती है। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आता है, हम लोगों ने कल जो है आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सबसे पहले मीट को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मीट कॉइन द टर्म आई एंड मी। मीट ने जो है आई एंड मी का टर्म जो है कॉइन किया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। द आई इज द इनर यू। आई क्या है? जो आपके अंदर का हिस्सा है, जो आप अंदर से हैं वो आपका आई है। मीट ट्राइज टू इन्फर दैट दिस एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिक्स्ड एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। और ये जो आपका अंदर का हिस्सा है, यानी कि अंदर से आप कैसे हैं, ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मीड ये इसको बताना चाहते हैं कि, आई जो है वो आपका अंदर से आप कैसे हैं ये शो करता है, और ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक। मीड ने मैं और मैं का शब्द गढ़ा है। मैं आंतरिक आप है, यानी कि जो आपके अंदर का आंतरिक हिस्सा है वो मैं कहलाता है। मीड ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति का ये पहलू स्थिर है और बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति का जो आंतरिक पहलू होता है वो स्थिर होता है और ये किसी भी बाहरी पहलुओं से, बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये किसी भी बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। द सेल्फ इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। और सेल्फ क्या है? इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आपके आइडेंटिटी का पार्ट होता है। सेल्फ जो है आपके आइडेंटिटी का पार्ट होता है। दैट कैन चेंज एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर। जो चेंज हो सकता है, ये आई की तरह नहीं है कि चेंज ना हो। सेल्फ चेंज हो सकता है और बाहर के फैक्टर से, यानी कि दूसरे फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ठीक। द सेल्फ इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी दैट कैन चेंज एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स। स्वयं आपकी पहचान का हिस्सा होता है और जो बदल सकता है, यानी कि जिसमें परिवर्तन आ सकता है, जो बदल सकता है, और जो अन्य कारक हैं, यानी कि बाहरी कारक हैं, उससे प्रभावित भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो सेल्फ है वही आइडेंटिटी है। जो सेल्फ है वही आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जो है वो बदलती रहती है और बाहर के फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी होती रहती है। ठीक। Giddens and Suttons argues that there are two identities. गिडेंस एंड सटन्स कहते हैं कि दो तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक। गिडेंस और सटन का तर्क है कि दो तरह की पहचान होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है प्राइमरी आइडेंटिटी। सबसे पहले आता है प्राइमरी आइडेंटिटी, फॉर्म्ड इन अर्ली सोशलाइजेशन बाय फैक्टर्स, एग्जांपल फैमिली। दीज आर मोर फिक्स्ड। ठीक। तो ये आपके जो अर्ली ईयर्स होते हैं, आपके पूरे लाइफ के जो अर्ली ईयर्स होते हैं, उस टाइम पे जो सोशलाइजेशन होता है, उस वक्त आपका प्राइमरी आइडेंटिटी बनती है। उस वक्त आपकी क्या है? प्राइमरी आइडेंटिटी बनती है। जैसे कि फैमिली द्वारा ये आपकी फैमिली आइडेंटिटी बनाई जाती है, और ये ज्यादातर फिक्स्ड होती है। ये कभी भी ये ज्यादातर फिक्स होती है और चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी पढ़ा रहे हैं, जो कल हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। देयर आर मोर फिक्स्ड, दीज आर मोर फिक्स, यानी कि जो प्राइमरी आइडेंटिटी होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक। प्राइमरी, प्राथमिक पहचान क्या होती है? प्राथमिक पहचान वो है जो प्रारंभिक समाजीकरण में कारकों द्वारा गठित। उदाहरण के लिए परिवार, यानी कि जैसे कि परिवार के द्वारा जो है गठित जो समाजीकरण होता है हमारे प्रारंभिक साल में, प्रारंभिक वर्ष में, हमारे जीवन के प्रारंभिक वर्ष में हमारा जो प्राथमिक पहचान है वो बनती है। और ये प्राथमिक पहचान जो है ज्यादातर
फिक्स होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंडरी आइडेंटिटी। सेकेंडरी आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर्म बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जरिए बनती है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के जरिए प्राइमरी आइडेंटिटी बनती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जरिए सेकेंडरी आइडेंटिटी बनती है। एग्जाम्पल है वर्क। वर्क यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो काम आप करते हैं उससे आपकी सेकेंडरी आइडेंटिटी बनती है। दीज आर मोर फ्लूइड, ये फ्लूइड होती है क्योंकि आपने वर्क चेंज किया तो वहाँ पे दूसरी जगह गए, दूसरी जगह पे हो सकता है आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। ठीक, तो सेकेंडरी आइडेंटिटी फ्लूइड होती है। फ्लूइड यानी कि जो चेंजेबल होती है, जिसको बदला जा सकता है। द्वितीयक पहचान क्या होती है? द्वितीयक पहचान द्वितीयक समाजीकरण द्वारा गठित होती है। ठीक, द्वितीय समाजीकरण द्वारा गठित होती है द्वितीयक पहचान। एग्जाम्पल के लिए है कामकाज, जहाँ पे आप काम करते हैं या जो आपका काम है उससे आपकी द्वितीयक पहचान बनती है, जो अधिक तरल होती है। तरल कहते हैं जो आसानी से बदली जा सकती है। ठीक, और परिवर्तनशील होती है। और क्या है? परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक आइडेंटिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी क्या होती है या समुदाय क्या होती है? हम सोशोलॉजी में अक्सर सुनते रहते हैं, सोशल कम्युनिटी, कम्युनिटी सोसाइटी, ये सारी चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी है क्या, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट एजरा पार्क की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, रॉबर्ट एजरा पार्क की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इनकी परिभाषा देखते हैं, समुदाय में इन्होंने क्या कहा है। ठीक, community is the broadest, in the broadest sense of the term, has spatial and geographical connotation. ये कहते हैं कि रॉबर्ट एजरा पार्क के अकॉर्डिंग कम्युनिटी क्या है? ये एक स्पेशियल और जियोग्राफिकल कनोटेशन है, यानी कि जिसमें जियोग्राफी भी होती है और जिसमें एक स्पेस भी होता है। ठीक, community is the in the broadest sense of the term has a spatial and geographical connotation. समुदाय शब्द के व्यापक अर्थ में अगर समझा जाए समुदाय को, तो एक स्थानिक और भौगोलिक अर्थ होता है। तो ये क्या है? एक स्थानिक और भौगोलिक अर्थ होता है इसमें। ठीक, इसका मतलब क्या है? दिस geographical conception of community involves the idea of a definite and permanent occupation of given territory। यानी कि सिंपल बात यह है कि जो कम्युनिटी होती है उसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है। ठीक, जो कम्युनिटी होती है उसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है, बट कम्युनिटी इज नॉट अ मेयर जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कम्युनिटी में होती हैं। समुदाय की इस भौगोलिक अवधारणा में किसी दिए गए क्षेत्र के निश्चित और अस्थायी कब्जे का विचार शामिल है। यानी कि आप सिंपल ये बात समझिए कि समुदाय के पास एक निश्चित स्थान होता है, क्षेत्र होता है। समुदाय के पास एक निश्चित स्थान और क्षेत्र होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समुदाय केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक, समुदाय जो है एक केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें समुदाय में होती हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, बोगार्डस किस तरह से डिफाइन करते हैं कम्युनिटी को? ठीक, तो बोगार्डस किस तरह से परिभाषित करते हैं कम्युनिटी को, वो देखते हैं। तो इनकी जो बुक है सोशोलॉजी, जो 1952 में पब्लिश हुई, अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, उसी में ही लिखते हैं कि अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप। क्या है? एक सोशल ग्रुप है विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जिनके पास कुछ डिग्री होती है वी फीलिंग की, यानी कि आपस में इनके बीच में वी फीलिंग होती है, हम वाली फीलिंग होती है। ठीक, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, यानी कि एक गिवन एरिया में रहते हैं, एक टेरिटरी इनकी फिक्स होती है। ठीक, तो अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। बोगार्डस ने परिभाषित किया है समुदाय को अपनी पुस्तक समाजशास्त्र, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। उनके अनुसार क्या है? एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम महसूस करते हैं। ठीक, समुदाय क्या है? एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम ये हम वाली फीलिंग महसूस होती है, कुछ हद तक हम महसूस करते हैं। हम मतलब कि हम लोग आपस में एक हैं। ठीक, इस तरह से महसूस करते हैं। और एक निश्चित क्षेत्र होता है, और समुदाय का क्या है?
एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो हर डेफिनेशन में आता है कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, यानी कि कम्युनिटी के लिए एक गिवन टेरिटरी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक निश्चित क्षेत्र होना किसी भी समुदाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, मैकाइवर एंड पेज ने किस तरह से डिफाइन किया है कम्युनिटी को। whenever the member of any group, ये कहते हैं कि whenever the members of any group small or large, चाहे ग्रुप हो स्मॉल चाहे ग्रुप हो लार्ज, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हों, इन सच अ वे दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पार्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी कि एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट को ही सिर्फ नहीं शेयर करते हैं ये आपस में, बल्कि जो भी बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ होती है उन सारी चीजों को शेयर करते हैं आपस में, तो इसी को कम्युनिटी कहा जाता है। वी कॉल दैट ग्रुप अ कम्युनिटी, हम उस ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। इस तरह से मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया है कम्युनिटी को, तो याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि हर डेफिनेशन याद करना आपके मतलब इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी पूरी डेफिनेशन याद कर ले, तो बहुत सारे की पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं डेफिनेशन से। जैसे यहाँ पे क्या है, एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी कि आपस में ये बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ शेयर करते हो। तो यही अगर आपको याद है तब भी आप मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन बता सकते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने किस तरह से परिभाषित किया है समुदाय को, जहां भी किसी समुदाय समूह के सदस्य छोटे हों या बड़े समूह, यानी कि समूह चाहे छोटा हो चाहे समूह बड़ा हो, अगर उसके सदस्य एक साथ इस तरह से रहते हों कि वो इस या उस विशेष रुचि को नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी स्थितियों को साझा करते हो, यानी कि बहुत सारी चीजों को साझा करने के साथ साथ जो जीवन की बुनियादी स्थितियां होती हैं उसको भी साझा करते हैं आपस में, तो हम उस समूह को क्या कहते हैं, एक समुदाय कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस समूह को एक समुदाय कह देते हैं। ठीक, एट अदर प्लेस दे हैव डिफाइंड इट एज, दूसरी जगह पे इन्होंने कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया है, मैकाइवर एंड पेज ने ही। ठीक, तो एक डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया मैकाइवर एंड पेज की। दूसरी डेफिनेशन क्या है कम्युनिटी की अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, आई स्ट्रांगली निट ग्रुप, कहते हैं कि एक स्ट्रांगली निट ग्रुप जो एक साथ जुड़ा हुआ ग्रुप हो, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ, ऑक्युपाइंग अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक टेरिटरी होती हो इनके पास, ऑक्युपाइंग अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया एंड लिविंग अ कॉमन लाइफ, और एक कॉमन लाइफ जीते हों, तो उसी को कम्युनिटी कहा जाता है। दूसरे स्थान पर मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय को इस तरह से परिभाषित किया है कि एक भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करने वाले और एक समान जीवन जीने वाले एक मजबूत बुने हुए समूह के रूप में परिभाषित किया है। यानी कहते हैं कि समुदाय एक मजबूत बुना हुआ समूह है जो एक साथ एक क्षेत्र में रहते हैं और एक समान जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। ठीक, हाँ, हम लोग कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी, हाँ, डेफिनेशन पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछा जाता है, तो कीवर्ड से आप डेफिनेशन याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में बी स्टेटेड एज अंडर। अब कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, समुदाय के लक्षण क्या होते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक, अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल, इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल होता है, किसी एक आदमी से कम्युनिटी नहीं बनती है बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिटी बनती है। लोगों का एक समूह होता है, किसी एक व्यक्ति से समुदाय नहीं बनता है, बल्कि समूह होना चाहिए लोगों का, तभी समुदाय बनेगा। तो सबसे पहले किसी भी कम्युनिटी को होने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है, लोगों का समूह होना जरूरी है। A delimited geographical area or locality not much applicable to modern community। ठीक, एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो रहते हों, यानी कि एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे वो रहते हों, लेकिन ये मॉडर्न कम्युनिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है आमतौर पे। ठीक, क्योंकि मॉडर्न कम्युनिटी जो पाई जाती हैं उसमें जियोग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं होती है, एक सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र या इलाका, एक सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, एक फिक्स
भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें वो समुदाय रह रहा हो, लेकिन ये आधुनिक समुदाय के लिए अधिक लागू नहीं होता है। यानी कि आधुनिक समुदाय के लिए ज़रूरी नहीं है एक भौगोलिक क्षेत्र होना। अब इससे ईज़ी वे कैसे बता सकते हैं? इसमें क्या होता है बताएँ? जब आप उसको बार-बार नहीं पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न होगा। एक बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। हर चीज़ हर थिंकर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा, तभी आप उसको क्लियर कर पाएँगे। ठीक। जैसे आप कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में अलग-अलग डेफिनिशन, उसके कीवर्ड्स आप याद रखिए। फिर दूसरे वर्ड्स आ जा रहे हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके कीवर्ड्स याद रखिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसकी बस वजह ये है कि आप बार-बार उसको पढ़ना है आपको। ठीक। अब इससे इसी तरीका क्या होगा कि मैं कीवर्ड्स बता दे रहा हूँ, डेफिनिशन पूरी नहीं याद करना है आपको। ठीक। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता कि आप एक वर्ड खाली एक लेटर याद कर लीजिए, उससे डेफिनेशन पता चल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तीसरा है अ कॉमन कल्चर एंड अ सोशल सिस्टम। एक कॉमन कल्चर हो और एक सोशल सिस्टम। ठीक। एक कॉमन कल्चर हो और सोशल सिस्टम हो। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक चीज को 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपको फिर खुद ही एहसास होने लगेगा कि अब मुझको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगा। ठीक। और इसमें मेन चीज होती है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको इसमें इम्पोर्टेंट है। नेट जेआरएफ को क्वालीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जिसमें मैंने बताया था कि आप एक बुक ले लीजिए, अरिहंत की आती है सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक। ठीक। ये ले लीजिए, इससे क्वेश्चन पूरे आप सॉल्व करिए, उससे बहुत ही आपको हेल्प मिलती है। ठीक। कोई भी चीज़ डिटेल्स में पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है और सिलेबस आपका बहुत लेंदी है। ठीक है? और डिटेल्स में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक। और उसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत डिटेल्स में अगर पढ़ाया जाए कोई चीज़। हाँ, उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं, थ्योरी भी होती हैं और सबसे सही है कि अगर आपने क्वेश्चन बुक लिया है वो, तो क्वेश्चन के नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको। ठीक। अ कॉमन कल्चर हैज़ कल्चर एंड अ सोशल सिस्टम। जैसे क्वेश्चन कम होते हैं उसमें, लेकिन हाँ, क्वेश्चन वाली सिर्फ अलग है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अलग आती है, पीवाईक्यू। ठीक। वो ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक्सप्लेन नीचे किया होता है पूरा। ठीक। सो अ कॉमन कल्चर, एक कम्युनिटी का क्या होता है, कॉमन कल्चर होता है एंड अ सोशल सिस्टम, और एक कॉमन सोशल सिस्टम होता है विच ऑर्गेनाइजेस देयर एक्टिविटीज, जो उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक। एक समान संस्कृति और एक सामाजिक व्यवस्था जो उनकी गतिविधियों को का आयोजन करती है। तो इसमें क्या होता है, एक समान संस्कृति होती है और एक सामाजिक व्यवस्था होती है जो उनकी गतिविधियों का आयोजन करती है। तो ये भी एक कम्युनिटी का लक्षण है। एक कॉन्शियसनेस एमंग द मेंबर्स, और जो चौथा है कि जो कम्युनिटी होती है उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्शियसनेस होती है अबाउट देयर यूनिटी, कि उनके बीच में यूनिटी है, एक वी फीलिंग होती है उनके अंदर, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि आपस में पहचान के होने का सेंस होता है, वी फीलिंग होती है यहाँ पे। ठीक। समुदाय में उनकी एकता और अपनेपन की भावना होती है। समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में एकता और अपनेपन की भावना होती है। हम वाली भावना होती है कि हम हैं। ठीक। एक साथ हम लोग हम हैं। ठीक। उसके बारे में जागरूकता होती है। ठीक।
एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और ये लोग काम करते हैं कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे। जो भी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो कलेक्टिवली काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं, सामूहिक रूप से संगठित तरीके से कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से संगठित तरीके से कार्य करते हैं। A division of labor into specialized and interdependent function। एक कम्युनिटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, इंटरडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, यानी कि इनके जो फंक्शन होते हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आपस में इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। विशेष और अनियोन्यासित कार्यों में श्रम का विभाजन होता है, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक। और विशेष तरीके से यहाँ पे श्रम का विभाजन होता है समुदाय में, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डायस्पोरा। ठीक है, लेट हो गए हैं तो आप जो पिछली क्लासेस हैं वो जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप आधे घंटे लेट हो चुके हैं। डायस्पोरा यानी कि प्रवासी। डायस्पोरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 1 मिनट। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा इज अ कम्युनिटी। डायस्पोरा क्या है? एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों की एक कम्युनिटी है फ्रॉम द सेम होमलैंड, जो एक होमलैंड से होते हैं, यानी कि एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हु हैव बीन स्कैटर्ड और हैव माइग्रेटेड टू अदर लैंड, जो स्कैटर्ड हो जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, जो स्कैटर्ड हो जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, ऐसे लोगों की कम्युनिटी को डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारे डायस्पोराज होते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, कहीं पे अगर वार होता है, ठीक, तो वहाँ के लोग जो है मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे, या फ्लड्स आ गए या कोई भी मतलब नेचुरल कैलेमिटीज भी आ गई, तो वहाँ के लोग जो है यहाँ से अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं। तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जाके बस रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि और भी लोग हैं आसपास, ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। अपनी क्या है? एक कम्युनिटी बना लेते हैं। इसी को डायस्पोरा कहा जाता है। इसी को डायस्पोरा कहा जाता है कि ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी होती है जो सेम होमलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक, लेकिन दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं। तो डायस्पोरा इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम होमलैंड हु हैव बीन स्कैटर्ड और हैव माइग्रेटेड टू अदर लैंड, जो स्कैटर हो चुके हैं और दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि इंडिया से बहुत से लोग जो है सऊदी अरबिया, कुवैत, ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाके रहते हैं, काम करते हैं। तो वहां पे जाके चूंकि ये जो इंडियन है, मान लेते हैं सऊदी अरबिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक, जो इंडियन है वो सऊदी अरबिया में अगर एक साथ मिल के एक कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक, यानी कि आपस में जब मिलते हैं तो एक तरह की वी फीलिंग होती है उनके बीच में। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो कोई इंडियन अगर आपको मिल जाता है तो आपको लगता है कि वो अपना है, ठीक, एक अपनेपन की भावना होती है। तो यही तो कम्युनिटी की वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। सो ये क्या कहलाएगा? डायस्पोरा कहलाएगा, क्योंकि सेम होमलैंड से है और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, ठीक। डायस्पोरा यानी कि प्रवासी एक ही मातृभूमि के लोगों का एक समुदाय है। एक ही मातृभूमि यानी कि ये जो लोग हैं वो एक ही मातृभूमि से संबंध रखते हैं, जो बिखर गए हैं और अन्य भूमि पर चले गए हैं, ठीक, जो बिखर गए हैं और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है, ठीक। वाइल मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द जैविस पीपल, ये ज्यादातर डायस्पोरा का जो कॉन्सेप्ट है वो जैविस लोगों के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जैविस जो है, जो ज्यूज हैं,
उन्होंने बहुत ज़्यादा माइग्रेशन किया है। ज्यूज के बीच में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुए हैं। ज्यूज में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुए, ठीक। ज्यूज में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुए, ठीक। ये लोग जाके दूसरी जगह पे बसते हैं और वहाँ पे एक कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक। व्हाइल मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द जेविश पीपल, तो आपसे अगर पूछा जाता है ज़्यादातर जो है डायस्पोरा का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो जैविश पीपल से रिलेटेड है। एक्सपेल फ्रॉम द किंगडम ऑफ इसराइल, जिनको इसराइल के किंगडम से एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था इन द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में द डायस्पोरा ऑफ मेनी एथनिक ग्रुप इज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, और कई सारे एथनिक ग्रुप के डायस्पोरा पाए जाते हैं पूरे दुनिया में, ठीक। पूरे दुनिया में कई भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप के डायस्पोरा पाए जाते हैं। जबकि छठी शताब्दी में ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसराइल के साम्राज्य से विकसित यहूदी लोगों के साथ अक्सर जोड़ा जाता है, यानी कि जो इसराइल के समाज से निष्कासित, विकसित नहीं, निष्कासित यहूदी लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो है वहां से निष्कासित कर दिए गए थे इसराइली साम्राज्य से, और अलग अलग जगह पे जाके अपने अपने समुदाय बना लिया इन्होंने, ठीक। तो इसीलिए ये ज्यादातर जो डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट है, प्रवासी का जो धारणा है, वो इन्हीं के साथ जोड़ा जाता है। और आज दुनिया भर में कई जातीय समूह के डायस्पोरा यानी कि प्रवासी पाए जाते हैं, ठीक। ऑन दिस बेसिस कोहेन आइडेंटिफाइड 5 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा, यानी कि कोहेन ने 5 तरह के डायस्पोरा को आइडेंटिफाई किया है कि 5 तरीके के डायस्पोरा होते हैं। इस आधार पर कोहेन ने 5 प्रकार के डायस्पोरा की पहचान की। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है आ, कौन सी कम्युनिटी के बीच में डायस्पोरा पाया जाता है, कौन सी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा डायस्पोरा पाया जाता है, तो ज्यूज कम्युनिटी का सबसे ज्यादा जो है ज्यूज कम्युनिटी का ही डायस्पोरा पाया जाता है। लेकिन अगर नंबर की बात करें, नंबर ऑफ पीपल की बात करें, ठीक, अगर सिर्फ कम्युनिटी की आप बात करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यूज में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो इंडियन है, इंडियन लोग सबसे ज्यादा बाहर जाके रहते हैं, ठीक। तो 5 तरह के डायस्पोरा की बात किया है, आइडेंटिफाई किया है कोहेन ने 5 प्रकार के डायस्पोरा की पहचान किया है। सबसे पहले आता है विक्टिम डायस्पोरा। सबसे पहले इसमें आता है विक्टिम डायस्पोरा। विक्टिम किसको कहते हैं? जो सताए गए हों, जो परेशान हुए हों, ठीक, और उसकी वजह से बाहर चले गए हों, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट्स के जरिए, किसी भी जरिए अगर वो सताए गए हों या किसी वजह से वहां से निकल के भाग गए हों अपने होमलैंड से और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हों, तो ऐसे लोगों को विक्टिम डायस्पोरा कहा जाता है, ठीक। हाँ, यहूदी है। एग्जाम्पल क्लासिक डायस्पोरा पोस्ट इनटू एक्साइल सच एज द ज्यूज, जैसे ज्यूज को बाहर कर दिया गया, भगाया गया, ठीक। इनको फोर्स किया गया कि वो वहां से भाग जाए। अफ्रीकन को फोर्स किया गया कि वहां से भाग जाए। आर्मेनियन को फोर्स किया गया कि वहां से भाग जाए। तो ये सब जो है क्या है, इनको मजबूर किया गया कि वो अपने होमलैंड को छोड़कर दूसरी जगह पे जाके रहें। तो ये विक्टिम डायस्पोरा कहलाते हैं, ठीक। तो विक्टिम डायस्पोरा के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो जैविश डायस्पोरा, अफ्रीकन डायस्पोरा और आर्मेनियन डायस्पोरा, ठीक। पीड़ित डायस्पोरा, यानी कि पीड़ित से आप समझ रहे हैं जिनको पीड़ित किया गया हो, वो जो अपने जो मातृभूमि है उसको छोड़ के भागने के लिए उनको मजबूर किया गया हो, ठीक। तो ऐसे लोगों को, ऐसे डायस्पोराज को पीड़ित डायस्पोरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहूदी डायस्पोरा, यहूदी प्रवासी, अफ्रीकी प्रवासी और आर्मेनियाई प्रवासी, ठीक। जैसे क्लासिक डायस्पोरा को निर्वासन में मजबूर किया गया, यानी कि वो अपनी मातृभूमि छोड़ के जाएं, इसके लिए उनको मजबूर किया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेबर डायस्पोरा। लेबर के लिए जाते हैं, जैसे इंडियन जो है वो सऊदी अरबिया, कुवैत, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में जो है, खासतौर से जो गल्फ की कंट्रीज हैं वहां पे जाते हैं, ठीक, लेबर के लिए।
कामकाज के लिए। तो एक तरह का ये भी लेबर डायस्पोरा भी होता है। ठीक, लेबर डायस्पोरा एग्जांपल मास माइग्रेशन इन सर्च ऑफ वर्क। मास माइग्रेशन होता है इन सर्च ऑफ वर्क, काम के तलाश में, एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लेबर जो है मूव करते हैं, और मास माइग्रेशन होता है उसमें, सच एज द इंडियन एंड द टर्किश डायस्पोरा, जैसे कि इंडियन और टर्किश डायस्पोरा। सबसे ज्यादा इंडियन जो है वो लेबर डायस्पोरा में, क्योंकि इंडिया से लेबर जो है बहुत ज्यादा कंट्रीज में फैले हुए हैं। ठीक, उसके बाद आता है टर्किश डायस्पोरा, टर्किश यानी कि टर्की से भी, अब तो इसका नाम टर्की हो गया है। ठीक, यहाँ से भी लोग जो है मूव करते हैं काम की तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक, श्रमिक प्रवासी क्या है? श्रम के लिए लोग जो है अपने मातृभूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए काम की तलाश में बड़े पैमाने पर प्रवासन, और भारतीय और तुर्की डायस्पोरा जैसे आर्थिक अवसर। ठीक, तो क्या है, उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं तो भारतीय और तुर्की डायस्पोरा, जिसमें भारत से और तुर्की से लोग जो है श्रम की तलाश में दूसरी कंट्रीज में, दूसरे अपने मातृभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहते हैं। ठीक, प्रवासन करते हैं। ठीक, बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है इसमें, क्या करने के लिए? अपने आ, कामकाज की तलाश में और आर्थिक अवसर की तलाश में, कामकाज की तलाश में और आर्थिक अवसर की तलाश में। नेक्स्ट आता है ट्रेड डायस्पोरा। ट्रेडिंग के लिए लोग जो है दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। ठीक, एग्जांपल माइग्रेशन सीकिंग टू ओपन ट्रेड्स रूट्स एंड लिंक्स सच एज द चाइनीज एंड लेबनीज। जैसे चाइनीज और लेबनीज हैं, ये अपने ट्रेड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने माल को दूसरी जगह पे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक, अपना बिजनेस खोलने के लिए। तो इस तरह के डायस्पोराज को कहा जाता है ट्रेड डायस्पोरा। माइग्रेशन सीकिंग टू ओपन ट्रेड रूट्स एंड लिंक सच एज द चाइनीज एंड लेबनीज डायस्पोरा। तो चाइनीज और लेबनीज जो है वो ट्रेड डायस्पोराज में आते हैं। व्यापार डायस्पोरा क्या है? उदाहरण के लिए व्यापार मार्ग खोलने, यानी कि व्यापार के लिए जब आप अपने होमलैंड को छोड़ के, अपने मातृभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं, तो उसको व्यापार डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे कि चीनी और लेबनी डायस्पोरा, जैसे लिंक खोलने के लिए मांग करने वाले प्रवासी। ठीक, नेक्स्ट आता है इंपेरियल डायस्पोरा। इंपेरियल किसको कहते हैं? इंपेरियल कहते हैं शासन को, राज को। ठीक, तो इंपेरियल यानी कि दूसरी कंट्री पे राज करने के लिए अगर आप एक अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके बसते हैं, क्या करने के लिए? उस दूसरी जगह पे अपना शासन चलाने के लिए, ठीक, अपना किंगडम चलाने के लिए, तब इसको इंपोरियल इंपेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया आए, तो ब्रिटिश ने अपने होमलैंड को छोड़ के इंडिया आए, क्या करने के लिए आए? इंडिया पे कब्जा करने के लिए और उसमें अपना शासन चलाने के लिए, ठीक, अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? इंपेरियल डायस्पोरा। एग्जाम्पल माइग्रेशन एमंग दोज कीन टू सर्व एंड मेंटेन एम्पायर्स, जो अपने एम्पायर्स बनाने के लिए, एम्पायर्स को सर्व करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मूव करते हैं अपने होमलैंड से दूसरी जगह पे, सच एज ब्रिटिश एंड फ्रेंच डायस्पोरा। जैसे कि ब्रिटिश और फ्रेंच डायस्पोरा जो अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे गए, सिर्फ इस वजह से कि लेबनान एक कंट्री है। ठीक, लेबनान एक कंट्री है, वहां के लोगों को लेबनीज कहा जाता है। ठीक, लेबनान एक कंट्री है, वहां के लोगों को लेबनीज कहा जाता है। जैसे इंडिया में जो रहते हैं जो लोग, उनको इंडियन कहा जाता है। ठीक, सो ब्रिटिश और फ्रेंच के लोग जो है अपने एम्पायर्स को मेंटेन और सर्व करने के लिए अपने होमलैंड को छोड़े। ठीक, इसीलिए इनको इंपेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक, इंपेरियल डायस्पोराज उदाहरण के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच डायस्पोरा जैसे साम्राज्यों की सेवा और रखरखाव के लिए, यानी कि ये किस लिए अपने मातृभूमि को छोड़ते हैं? साम्राज्यों की सेवा करने के लिए और उनके रखरखाव के लिए इच्छुक लोगों के बीच प्रवासन होता है। इसी को इंपेरियल डायस्पोरा या इंपेरियल प्रवासी कहा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट आता है कल्चरल डायस्पोरा। कल्चरल डायस्पोरा एग्जाम्पल दोज हु मूव थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेन माइग्रेशन सच एज द कैरेबियन डायस्पोरा। यहाँ पे चेन माइग्रेशन होता है। चेन माइग्रेशन होता है मतलब अपने कल्चर को फैलाने के लिए, या कल्चर चूंकि इनका कल्चर जो है उनके होमलैंड में नहीं है, दूसरी जगह पे है, तो उस वजह से भी मूव करते हैं। अपने कल्चर को फैलाने के लिए ये इस तरह से अपने होमलैंड को छोड़ते हैं, जैसे कि कैरेबियन डायस्पोरा। ठीक। सांस्कृतिक डायस्पोरा उदाहरण के लिए जो कैरेबियन डायस्पोरा जैसे चेन माइग्रेशन की प्रक्रिया से के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए, तो ब्रिटिश इंडिया में जब आए तो ब्रिटिश इंडिया में अपने एम्पायर्स को बनाने के लिए आए ना, तो कुछ लोग ही तो रहे होंगे जो किंग रहे होंगे, इसमें कुछ लोग ही तो रहे होंगे जो किंग रहे होंगे। ठीक। बाकी लोग जो है इन्हीं के शासन को मजबूत करने के लिए, बाकी ब्रिटिश जो आए यहाँ पे वो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, इन्हीं के मतलब जो ऑफिस है उसमें काम करने के लिए, और इन्हीं के शासन में जो भी जरूरत थी सिविल लोगों की वो सारी चीजें करने के लिए ये आए, क्योंकि किंग ही सारी चीजें तो थोड़ी करता है। ठीक। तो किंग तो एक ही होगा, बाकी जो लोग आए वो क्या करने आए, वही किंग को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं को सर्व करने के लिए, और उन्हीं के एम्पायर्स को बनाए रखने के लिए। ठीक। रख रखाव मीन्स उन्हीं के एम्पायर को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव किए, माइग्रेट किए, तो उसी को एम्पेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक। कल्चरल डायस्पोरा जैसे कि कैरेबियन डायस्पोरा, ये अपने कल्चर को फैलाने के लिए या अपने कल्चर से मिलने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने होमलैंड को सिर्फ इस वजह से छोड़ते हो क्योंकि वहां पे उनका कल्चर नहीं मिल पा रहा है। ठीक। तो ये कल्चरल डायस्पोरा कहा जाता है, जैसे कि कैरेबियन डायस्पोरा। ठीक। थ्री बेसिक फीचर्स ऑफ डायस्पोरा। डायस्पोरा के तीन बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं, डायस्पोरा की तीन मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूइंग कनेक्शन टू अ कंट्री और रीजन ओरिजिन, यानी कि इनका जो है कनेक्शन रहता है, कंटिन्यू कनेक्शन रहता है। एक आदमी अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाएगा तो वो डायस्पोरा में नहीं आएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन उसकी जो ओरिजिन ऑफ कंट्री थी उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो था उससे खत्म हो चुका है। तो कनेक्शन होना जरूरी है डायस्पोरा के लिए। ठीक। डायस्पोरा के लिए कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप सिटीजनशिप छोड़ के कहीं और जाके बस जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डायस्पोरा नहीं कहलाएगा। ठीक। अ कंटिन्यूइंग कनेक्शन टू अ कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो आपकी ओरिजिन की कंट्री है उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए। माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। ठीक। मूल देश से निरंतर संबंध होना चाहिए। तो जो भी लोग, अगर आपने मातृभूमि छोड़ दिया लेकिन आपकी अपनी मातृभूमि से निरंतर संबंध होना चाहिए, संबंध नहीं टूटना चाहिए। ठीक। ये फीचर है डायस्पोरा के। अ स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस सस्टेन्ड ओवर टाइम। ठीक। एक स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस होना चाहिए। जो लोग बाहर रह रहे हैं अपने होमलैंड को छोड़ के, उनके बीच में स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस होना चाहिए। एक समय के साथ साथ एक मजबूत समूह चेतना भी बनी रहनी चाहिए। ठीक। अ सेंस ऑफ किनशिप काइंडशिप विद डायस्पोरा मेंबर इन अदर कंट्रीज, यानी कि एक तरह का थोड़ा सा क्या होता है, दयालुता होती है, रहमदिली होती है जो लोग वहां पे मिलते हैं। जैसे कि आप अगर इंडियन हैं कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हैं तो आपकी कंट्री का जब कोई लोग मिलते हैं तो आप उनकी मदद भी करना चाहते हैं, किसी भी तरह से उससे पूछेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, या और कुछ एक तरह का काइंडशिप होता है आपके अंदर। ठीक। अपनी कंट्री के लोगों से। अन्य देशों में डायस्पोरा सदस्यों के साथ एक दयालुता की भावना होती है। ठीक। द इंडियन डायस्पोरा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है नंबर की अगर बात करें तो। सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी में डायस्पोराज होते हैं वो ज्यूज में होते हैं। अगर रिलीजन की बात करें, सपोज करिए अगर आप रिलीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से रिलीजन में डायस्पोराज होते हैं, तो ज्यूज। ठीक। भारतीय डायस्पोरा दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। ठीक। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है वैल्यूज। वैल्यूज ही करके हम लोग लीव करेंगे क्लास मोल। ठीक, वैल्यू आर इंडिविजुअल बिलीफ्स दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट। एक इंडिविजुअल का बिलीफ जिसके जरिए पीपल मोटिवेट होता है किसी चीज को करने के लिए, वन वे और अनदर, मतलब किस तरह से करना है या किस तरह से नहीं करना है, इस पे वो मोटिवेट होता है। दे सर्व एज अ गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर को एक गाइड के तौर पे सर्व करता है। यानी कि वैल्यूज क्या है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप सारे एक्शन अपने करते हैं। ठीक, आप कहते हैं ना कभी कभी मेरी वैल्यू इस चीज को अलाउ नहीं करती है, जो काम तुम बोल रहे हो। ठीक, तो ऐसी आपका वैल्यू क्या होती है, एक आपकी बिलीफ होती है, आपकी एक बिलीफ कहते हैं कि जिस पे आप विश्वास रखते हो। एक आपका विश्वास होता है जो आपके काम को मोटिवेट करता है कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। ठीक, और एक आपके बिहेवियर के लिए एक गाइड की तरह से काम करता है वैल्यू। ठीक, मूल क्या है, मूल व्यक्तिगत विश्वास है। मूल क्या है, एक व्यक्तिगत विश्वास है। ठीक, जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी कि मूल जो है वो मानव व्यवहार को का मार्गदर्शन करता है, मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। हाँ, इंडियन डायस्पोरा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा। जनरली पीपल आर predisposed to adopt the values that they are raised with। यानी कि जो लोग होते हैं जिस वैल्यूज के साथ वो पले बड़े होते हैं, यानी कि उनकी फैमिली की जो वैल्यू होगी या उनके आसपास जो लोग हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उन्हीं को वो अडॉप्ट करते हैं लोग। पीपल ऑल्सो टेंड टू बिलीव दैट दोज वैल्यूज आर राइट बिकॉज दे आर द वैल्यूज ऑफ देयर पर्टिकुलर कल्चर। और लोग जो है ये बिलीव करते हैं कि वो जो वैल्यू है वो सही है क्योंकि वो उन्हीं के पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करती है। आमतौर पर लोग उन मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं जिनके साथ वो बड़े होते हैं। यानी कि जिन मूल्य के साथ वो पले बड़े होते हैं उसी को अपनाने के लिए वो तैयार होते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि वही मूल्य सही है क्योंकि वो उन्हें उन्हीं की विशेष संस्कृति के मूल्य होते हैं। ठीक, उन्हीं की विशेष संस्कृति के मूल्य होते हैं। डेफिनेशन क्या है मूल्य, वैल्यू की या परिभाषा क्या है मूल्य की। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एच.एम. जॉनसन की। एच.एम. जॉनसन कहते हैं वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड्स। वैल्यूज क्या है, जनरल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये आपका कीवर्ड हो जाएगा जनरल स्टैंडर्ड्स। एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म। इसको हायर ऑर्डर नॉर्म्स भी कहा जा सकता है। वैल्यूज को हायर ऑर्डर नॉर्म भी कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग नॉर्म्स भी पढ़ेंगे क्या होता है। एच.एम. जॉनसन, मूल्य समान मानक है। ठीक, ये कहते हैं मूल्य क्या है, सामान्य मानक है और इन्हें उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है। इन्हें उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पीटर वास्ले। इनकी डेफिनेशन क्या है वैल्यू की। जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ द गुड ideas about the kind of end that people should pursue throughout their life and throughout the many different activities in which they engage। यानी कि अपनी लाइफ में वो कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, अपनी लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज में वो इंगेज होते हैं, उसमें क्या चीज सही है, इस बात ये जो है वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। वैल्यू वही है कि वो जो बिलीव करता है, जो उसका कंसेप्शन है एक कि क्या चीज सही है, वही वैल्यू कहलाती है। ठीक, जनरल कंसेप्शन ऑफ द गुड ideas about the kind of end that people should pursue throughout their life and throughout the many different activities in which they engage। ठीक, पीटर वास्ले कहते हैं अच्छे की समान अवधारणा, अच्छे की समान अवधारणा, यानी कि एक अच्छे की क्या चीज अच्छी है उसकी समान अवधारणा, उस तरह के लक्ष्यों के बारे में विचार जो लोगों को अपने पूरे जीवन और कई अलग अलग गतिविधियों में शामिल करना चाहिए जिसमें वो संलग्न है। यानी कि अच्छे की एक समान अवधारणा जो एक व्यक्ति अपने जीवन की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल करता है, उसी को क्या कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है। पीटर वास्ले का कहना है।
एम हेरलम्बस का क्या कहना है वैल्यू के बारे में? अ वैल्यू इज अ बिलीफ। वैल्यू क्या है? एक बिलीफ है दैट समथिंग इज गुड। बिलीफ है कि कोई चीज सही है, कोई चीज अच्छी है, एंड वर्थ वाइल है, जो कीमती है। इट डिफाइंड व्हाट इज वर्थ हैविंग एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। ये आपको बताता है कि क्या चीज जो है पाने योग्य है और क्या चीज पाने योग्य नहीं, ठीक, और किस चीज का प्रयास करना चाहिए, किस चीज को पाने का प्रयास करना चाहिए और क्या चीज पाना सही है, ठीक। एम हर्लम्बस का कहना है कि एक मूल एक विश्वास है कि क्या अच्छा है, कुछ अच्छा है और सार्थक है, कुछ अच्छा है और सार्थक है, और ये परिभाषित करता है कि क्या पाने योग्य है और इसके लिए प्रयास करने योग्य है, क्या चीज पाना चाहिए और क्या चीज पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक। फंक्शन ऑफ वैल्यूज। फंक्शन ऑफ वैल्यूज क्या है जी? पीवाईक्यू लाएंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। हम लोग सोच रहे हैं कि डेट आ जाए उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू करने के बाद क्या है, कुछ दिनों बाद भूल भी जाता है, ठीक। तो लास्ट में पीवाईक्यू करने का फायदा आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक। फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के कार्य क्या होते हैं, ठीक। प्रोवाइड्स गोल और एंड फॉर द मेंबर टू एम फॉर, यानी कि ये एक कोई किसी भी मेंबर को गोल या एंड प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो काम करता है, जिसके लिए वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, ठीक। सदस्यों के लिए एक लक्ष्य के लिए लक्ष्य प्रदान करता है और ये लक्ष्य प्रदान करता है, ठीक। सदस्यों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये लक्ष्य प्रदान करता है और उसी के लिए वो अपने जीवन में काम करता है, उसी लक्ष्य को पाने के लिए। Provides for stabilities and uniformities in group interaction, ठीक। स्टेबिलिटीज और यूनिफॉर्मिलिटीज प्रोवाइड करता है ग्रुप के इंटरेक्शन में, क्योंकि सब लोगों की वैल्यू सेम होती है तो एक ही चीज के लिए लोग काम करते हैं। हेंस क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसकी वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है एमंग पीपल हु शेयर्ड कॉमन, जिनके बीच में कॉमन वैल्यूज होती हैं उनके बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, ठीक। समूह अंततः क्रिया में स्थिरता होती है और एकरूपता प्रदान करता है ये मूल, इसलिए आमतौर पर साझा करने वाले लोगों के बीच अपनेपन की भावना होती है, यानी कि जो मूल्य साझा करते हैं आपस में उनके बीच में अपनेपन की एक भावना भी होती है। ब्रिंग लेजिटिमेसी टू द रूल्स दैट गवर्न स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ठीक। किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए क्या रूल्स हैं उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। लेजिटिमेसी कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा सही माना जाने लगे, ठीक। विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियमों को वैधता प्रदान करता है, तो यानी कि जो विशिष्ट गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए नियमों को वैधता प्रदान करता है मूल। हेल्प टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल, यानी कि जो सेट्स ऑफ रूल हैं उनके बीच में एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। नियमों के विभिन्न सेटों के बीच किसी प्रकार का समायोजन लाने की सहायता करता है, ठीक। डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड व्हाट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या डिजायरेबल है और क्या अनडिजायरेबल है। नहीं, अभी नहीं आई है डेट, फॉर्म फिल करने की डेट अभी नहीं आई है। सही और गलत के बीच में अंतर करना मूल्य होता है, मूल्य ही बताता है कि सही और गलत क्या है, उसके बीच में अंतर बताता है आपको, और क्या चीज वंचनीय है और क्या चीज अवंचनीय है, इसके बीच का अंतर भी ये बताता है आपको, ठीक। तो नॉर्म्स हम लोग कल करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्योंकि खाली स्लाइड तो नहीं है, यहीं पे समझते हैं फिर उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक। तो अभी तक जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता था उसमें दो कैटेगरीज होती थी। एक कैटेगरी होती थी नेट की और एक कैटेगरी होती थी नेट प्लस जेआरएफ, मतलब कि जिसका जेआरएफ होता था उसका नेट तो होता ही होता था, जेआरएफ हो गया यानी कि नेट भी आपका हो गया, ठीक। और एक होता था सिर्फ नेट, ठीक, जिसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलती थी लेकिन आप इसके इक्विवेलेंट थे, यानी कि दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे, ठीक।
दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अभी जो एनटीए ने बदलाव किया है, वो क्या बदलाव किया है, अब 3 कैटेगरी जोड़ दिया है यूजीसी नेट जेआरएफ में। यूजीसी नेट जेआरएफ में 3 कैटेगरी जोड़ दिया है। एक जोड़ दिया है पीएचडी का, एक जोड़ दिया है पीएचडी का। ठीक, अब ये कैटेगरी कैसे जोड़ा है, सपोज करिए अगर नेट जेआरएफ की कट ऑफ जाती है 220, जेआरएफ की कट ऑफ अगर 220 जाती है, तो जिनके भी 220 या 220 से एबव नंबर हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक, इनके जो इनका जो रिजल्ट होगा उस पर लिख के आएगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। ठीक, 1 मिनट चार्ज लगाना, 1 मिनट चार्ज लगा दूं उसके बाद। तो इसमें जो कैटेगरी हो गई है, मैंने बताया कि अगर आपका जेआरएफ होता है यानी कि 220 कट ऑफ जाती है और आपका जेआरएफ हो जाता है यानी कि 220 या एबव नंबर है आपके, तो लिख के आएगा कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। ठीक, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों लिख के आता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी कैटेगरी जो होगी, अगर आपका 220 से कम है, सपोज करिए 220 से कम और 200 से ऊपर जितने मार्क्स हैं, 200 से ऊपर और 220 से कम, ये नेट की कट ऑफ है। तो 220 से ऊपर जिनके नंबर होंगे या 220 से कम होंगे, उनका लिख के आएगा क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यही लिख के आता है। ठीक, आमतौर पे अभी जो एग्जाम होते हैं हुए हैं उसमें यही लिख के आता है। ठीक, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें यही लिख के आता है। अब क्या हो गया है कि पीएचडी की कैटेगरी ऐड होने पे अब 220 से कम जिनके नंबर रहेंगे, और इसकी भी कट ऑफ जाएगी। ठीक, पीएचडी की भी कट ऑफ जाएगी, 220 से कम नंबर रहेंगे या 180 मान लेते हैं इसकी कट ऑफ जा रही है। ठीक, वैसे कट ऑफ कितनी जाएगी ये नहीं पता है, मान लेते हैं कि एक बार 180 इसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, रिपीट कर दूंगा, पहले पूरा कर लेने दीजिए बात, फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं पीएचडी की कट ऑफ 180 जा रही है, तो 180 से एबव और 200 से कम आपका नंबर है, तो ना ही आपका नेट होगा ना ही आपका जेआरएफ होगा, लेकिन आप पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख के आएगा एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक, तो आपका नेट भी नहीं हुआ है, जेआरएफ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप चूंकि 180 कट ऑफ पार कर गए हैं, जो कि एलिजिबिलिटी थी पीएचडी एडमिशन की, तो आप किसी भी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नेट और जेआरएफ। जिनका नेट और जेआरएफ है वो पहले से एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी के लिए, लेकिन जिनका नेट भी नहीं हो रहा है, जेआरएफ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनके इतने मार्क्स हैं कि वो जो पीएचडी की कट ऑफ जा रही है वो पार कर ले जा रहे हैं, तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब कट ऑफ गई है पीएचडी की 180 मान लेते हैं, 180 से कम नंबर है, तब क्या होगा, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे पूरे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में अगर 180 से कम है तो एलिजिबल नहीं होंगे। 180 में इसलिए कह रहा हूँ कि 180 अगर कट ऑफ जाती है तो, ठीक, ये मतलब फिक्स नहीं है कि हमेशा 180 से ऊपर ही लाना है आपको, कट ऑफ कितनी जाती है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब इसको एक बार फिर से रिपीट करके मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ इसको, क्योंकि क्लास तो डेली होती रहती है, थोड़ा सा ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जिन्होंने अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया। तो आप में से मुझे लगता है बहुत से लोगों ने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है। नहीं, इसी एग्जाम के बेस पे ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, एंट्रेंस नहीं होगा। ये एग्जाम प्लस वाइवा इंटरव्यू। ठीक, 3 कैटेगरी बना दिया है एनटीए ने, पहले 2 कैटेगरी थी, एक था जेआरएफ और दूसरा था नेट। अब एनटीए ने 3 कैटेगरी बना दिया है, एक बना दिया है पीएचडी की।
एक बना दिया पीएचडी। अब सपोज करिए जेआरएफ की कट ऑफ जा रही है 220, तो 220 आपका नंबर है या 220 से एबव है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर गए। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया मतलब कि आपका नेट क्वालिफाई भी हो गया। ठीक, जो भी जेआरएफ क्वालिफाई होता है वो नेट तो हो ही जाता है। ठीक, और प्लस आप एलिजिबल हो गए पीएचडी एडमिशन के लिए। पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो गए अगर आपका जेआरएफ हो जाता है। अगर आपका 220 से कम नंबर है, अगर कट ऑफ 220 जाती है तो ठीक है, ये फिक्स नंबर नहीं है। अब मान लेते हैं कट ऑफ जो गई है, यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होगी, मैं उसको समझा दे रहा हूँ अभी, पहले इसको हो जाने दीजिए। कैटेगरी आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो अब जो है नेट की बारी आती है कि 220 से कम आपका नंबर है तो जेआरएफ तो नहीं हुआ आपका। मान लेते हैं नेट की कट ऑफ 200 जा रही है, तो 200 से ऊपर और 200 से 220 से कम जितने भी लोगों के नंबर हैं वो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो यानी कि आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए। ठीक, पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए। नेट का टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब 220 कट ऑफ मान लेते हैं जाती है नेट की, तो आपका नेट हो गया। नेट हो गया तो पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आप एलिजिबल हो गए, यानी कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक, अब दूसरी तीसरी कैटेगरी जो है, अगर आपका 200 से कम है तो ना ही आपका नेट हो रहा है ना ही आपका जेआरएफ हो रहा है, लेकिन सपोज करिए पीएचडी एंट्रेंस की जो कट ऑफ जा रही है वो 180 जा रही है, तो 180 और 200 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, पीएचडी के लिए हो जाएंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर सकते हैं, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपके 180 नंबर है जो कि एनटीए की कट ऑफ जा रही है। अगर 180 नंबर कट ऑफ जा रही है, लो भी जा सकती है हाई भी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो 180 या 1 अगर हम लोग मान के चल रहे हैं 180 कट ऑफ जा रही है तो अगर आपका 180 या उससे एबव नंबर है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके पीएचडी या किसी भी कॉलेज में आप जाके पीएचडी कर सकते हैं। अब मसला आता है उनका जिनका ना ही नेट हुआ ना ही जेआरएफ हुआ और ना ही 180 से 180 नंबर आया, यानी कि पीएचडी की जितनी कट ऑफ थी उतना नंबर नहीं आया उनका, तो ये नॉट एलिजिबल फॉर पीएचडी हो जाएंगे, यानी कि ये पीएचडी नहीं कर सकते। तो अब जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम में भीड़ भी बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि बहुत से लोगों का पीएचडी नहीं नेट नहीं क्वालिफाई होता है, पीएचडी कर रहे होते हैं तो उनको मतलब नहीं होता है इन सबसे। अब क्या मसला आता है, अब आपने कहा कि क्या यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं अलॉट होगी। किसी भी यूनिवर्सिटी का मान लेते हैं फॉर्म आता है, आपने वो फॉर्म भरा, एंट्रेंस का फॉर्म भरा आपने। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का फॉर्म आया, एंट्रेंस का फॉर्म आपने भरा, वो आपसे नेट एनटीए नेट का जो आपने एग्जाम दिया है उसके मार्क्स पूछेगा। ठीक, तो उसकी जो आपके पास मार्कशीट होगी, जो भी स्कोर कार्ड होगा उसके नीचे लिखा होगा कि एलिजिबल फॉर पीएचडी, तो वही लोग फॉर्म भर पाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का जिनकी स्कोर कार्ड पे लिखा होगा एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक, और जिनके मार्कशीट पे नहीं लिखा होगा, आज जिनके स्कोर कार्ड पे नहीं लिखा होगा वो फॉर्म ही नहीं भर सकते, वो उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं भर सकते, यानी कि इंडिया में किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क्वालिफाई करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीएचडी के लिए क्वालिफाई होना आपको जरूरी है अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो। ठीक, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एनटीए ने किया। अब यूनिवर्सिटी कैसे लेगी, मान लेते हैं आपका स्कोर कार्ड आ जाता है एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक, आपका स्कोर कार्ड आ जाता है एलिजिबल फॉर पीएचडी, तो आप क्या कर रहे हैं इसमें, पीएचडी के लिए एलिजिबल तो हो गए,
आपने फॉर्म भर दिया तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे और वहां पे आपका ये जो पीएचडी वाला स्कोर कार्ड है एनटीए नेट का वो काउंट होगा, प्लस आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स आएगा वो काउंट होगा। दोनों काउंट करके रैंक बनेगी, उसी रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड किया जाएगा। वो यूनिवर्सिटी का अपना तरीका होगा डिसाइड करने का। ठीक, समझ में आ गया पूरा कैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। आप एक रिसर्च प्रपोजल ले जाते हैं, कहीं पे भी पीएचडी का इंटरव्यू आप देते हैं तो एक रिसर्च प्रपोजल ले जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल आप देते हैं, वहां पे आपको उसको प्रेजेंट करना होता है, अपने रिसर्च प्रपोजल को के बारे में बताना होता है, डिफेंड करना होता है। ठीक, आप जब वो पूरा रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन कर चुके होते हैं कि हाँ मुझको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, फिर आप क्या करते हैं जब ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तब आप जाके क्या करते हैं जो भी वहां पे पैनल में जो टीचर्स बैठे होंगे, यानी कि जो भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बैठे होंगे वहां पे पैनल में जहाँ पे आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू पैनल में बहुत से लोग बैठे होंगे। ठीक, सो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे होते हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगर आपने रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर लिया तो वो दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं करते। जब आप रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो उनको मजबूरन जो है दूसरी टॉपिक पे आना पड़ता है। ठीक, कि क्या आपको बहुत बाकी चीजें पता है कि नहीं पता है। ठीक, अगर आप रिसर्च प्रपोजल के सारे आंसर दे लेते हैं तो जनरली यही होता है कि टॉपिक से बाहर इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल होते हैं। रिसर्च प्रपोजल लिखा कैसे जाता है इसका बहुत ही मतलब लेंदी तरीका है बताने का, तो आपको अभी नहीं बता सकते इसको, टाइम लगेगा उसमें बताने में। ठीक, उसका आधे एक घंटे की क्लास लग जाएगी। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है ये बहुत लेंदी तरीका, यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं अगर बताऊंगा तो उसमें आधे एक घंटे लग जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया क्या है आज तक पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर के फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि नेट क्वालिफिकेशन जो है ये एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जब तक आप नेट नहीं क्वालिफाई होंगे तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि पीएचडी भी आपने कर ली तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है बहुत। तो हम लोगों ने कल वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्म्स के बारे में। ठीक, तो नॉर्म्स क्या होते हैं? इन जनरल parlance the term norms refers to that which is most common or that which is normal। नॉर्म क्या है? जो बहुत कॉमन हो और जो नॉर्मल हो उसी को नॉर्म्स कहा जाता है। रिफर्स टू एस, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम नॉर्म्स को क्या मानते हैं? जो चीज कॉमन हो या जो चीज नॉर्मल हो। ठीक, आदर्श क्या होता है? सामान्य बोलचाल में आदर्श शब्द का अर्थ वो है जो सबसे समान हो या जो सामान्य माना जाता हो, यानी कि जो आम भाषा में यूज किया जाता हो। नहीं, पीएचडी में या पीएचडी के एंट्रेंस में, नेट जेआरएफ के एंट्रेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, कहीं पे भी पीएचडी के एंट्रेंस में भी मतलब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, मुझे लगता है कि कई यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन नेट में एनटीए नेट में कभी भी ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपका गलत होता है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, सही होगा तो आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो।
as such that which is normal, most common is not necessarily normative or shared expectation. ठीक, यानी कि जो चीज नॉर्मल हो या जो चीज ज्यादा कॉमन हो, जरूरी नहीं है कि वो शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है, यानी कि आम सभी लोग उसको शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार जो समान है, सबसे समान है, आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणित हो या एक साझा अपेक्षा नहीं भी हो सकती। ठीक, तो देखते हैं हरलम्बस ने किस तरह से डिफाइन किया है नॉर्म्स को। एम हरलम्बस ने, इससे आपको समझ में आएगा नॉर्म्स असल है क्या। डिफाइंस इट एज अ नॉर्म इज अ स्पेसिफिक गाइड। क्या है? एक स्पेसिफिक गाइड है। नॉर्म्स क्या है? एक स्पेसिफिक गाइड है टू एक्शन, यानी कि किसी एक्शन के लिए एक स्पेसिफिक गाइड के तौर पे काम करता है नॉर्म्स। एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में एक एक्सेप्टेबल, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए स्पेसिफिक गाइड प्रोवाइड करता है नॉर्म्स आपके एक्शन के लिए। यानी कि जो आप एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है, ठीक, या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है, वो क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस चीज को बताता है नॉर्म्स। ठीक, एम हेरलोम्बस ने किस तरह से परिभाषित किया है आदर्श को, तो ये परिभाषित करते हैं आदर्श या मानदंड को कि मानदंड वो हैं जो विशेष स्थिति में स्वीकार है, यानी कि जो किसी विशेष स्थिति में स्वीकार होते हैं और उचित होते हैं। स्वीकार और उचित व्यवहार की कार्रवाई के लिए एक विशिष्ट मार्गदर्शिका होते हैं, यानी कि जो मानदंड होते हैं वो क्या होते हैं? एक विशिष्ट मार्गदर्शिता होते हैं, एक विशिष्ट मार्गदर्शिका होते हैं किसी भी कार्रवाई के लिए, और उस कार्रवाई से रिलेटेड जो भी व्यवहार है आपके, वो स्वीकार, कौन से व्यवहार स्वीकार होते हैं और उचित होते हैं, इस चीज को ये बताता है मानदंड। ठीक, इन सिंपल टर्म, अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो नॉर्म्स आर गाइडलाइंस। नॉर्म्स क्या है? एक गाइडलाइंस है विच डायरेक्ट्स आवर कंडक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन, जो हमारे किसी सिचुएशन में, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में हमारे जो एक्शन होते हैं उसको डायरेक्ट करता है। यानी कि एक गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक्शन करते हैं। ठीक, सरल शब्दों में कहें तो मानदंड जो है एक दिशा निर्देश है जो विशेष स्थिति में हमारे आचरण को निर्देशित करता है। ठीक, तो मानदंड क्या है? एक दिशा निर्देश है जो विशेष स्थिति में हमारे आचरण को निर्देशित करता है। ठीक, they are similar to rules and regulations in being prescriptive. They are similar to rules and regulation in being prescriptive, although they lack the formal status of rules. ठीक, यानी कि जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप एक्शन करते हैं, तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी के सिमिलर नॉर्म भी हैं, लेकिन ये रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो नॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक, वे आदेशनात्मक होने में नियमों और विनियमों के समान होते हैं। यानी कि आदेशनात्मक होने में ये जो होते हैं मानदंड, ये नियमों और विनियमों के समान होते हैं, लेकिन नियम और विनियम जो है ये लिखित होते हैं और जो मानदंड होते हैं वो लिखित नहीं होते हैं। हालांकि उनमें नियमों की औपचारिकता स्थिति का अभाव है, यानी कि ये फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। ठीक, अनौपचारिक होते हैं। ये मानदंड क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं, जबकि नियम और विनियम जो है वो औपचारिक होते हैं। These rules are social expectation। अब ये जो रूल्स हैं या सोशल एक्सपेक्टेशन है जिसको हम लोग नॉर्म्स कहते हैं, स्पेसिफाई हाउ पीपल शुड एंड शुड नॉट बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। तो ये आपको बताता है कि किसी सिचुएशन में आपको किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से बिहेव नहीं करना है, ये नॉर्म्स ही आपको बताता है। ये नियम या सामाजिक अपेक्षाएं जिनको हम लोग मानदंड कह रहे हैं, निर्देशित करते हैं कि लोगों को विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करना है और कैसे नहीं करना है। यानी कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए,
किसी विशिष्ट स्थिति में यह आपका मानदंड बताता है। ठीक। किंसले डेविस हैज गिवन एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स एज अंडर, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के दिया है कि कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं। ठीक। किंग्सले डेविस ने निम्नानुसार सामाजिक मानदंडों की एक विस्तृत सूची बनाई है। तो पहला मानदंड क्या है? फोकवेज। दूसरा मानदंड क्या है? मोरेज। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे फोकवेज और मोरेज क्या होता है। उसके बाद तीसरा है लॉज, कस्टमरी एंड इनएक्टेड लॉज, यानी कि लॉज तो होते हैं लेकिन ये कस्टमरी होते हैं, इनएक्टेड लॉज होते हैं। ठीक, कानून होते हैं लेकिन ये प्रथागत और अधिनियमित कानून होते हैं। ठीक, जो प्रथा से चलते आ रहे होते हैं। ठीक, लोकमार्ग और अधिक, मोरेज को अधिक नहीं कहेंगे इसको। मोरेज का जो ट्रांसलेशन होता है वो मोरेज देखना पड़ेगा क्या होता है मोरेज। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, नहीं समझ में आएगा तो कल मैं बता देता हूँ। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या आता है? लॉज, जो जिसमें कस्टमरी लॉज आते हैं या इनेक्टेड लॉज आते हैं। ठीक, कानून जिसमें प्रथागत कानून आते हैं या अधिनियमित कानून आते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा आता है इंस्टीट्यूशन, ये सब नॉर्म्स के टाइप्स हैं। ठीक है, संस्थाएं हैं। उसके बाद पांचवा आता है कस्टम, मोरालिटी एंड रिलीजन, रीति, नैतिकता और धर्म, ये सारी चीजें आपके नॉर्म्स को बताती हैं। ठीक, तो रिलीजन भी आपको बताता है क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। कस्टम भी आपको बताता है क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है। मोरालिटी भी आपको बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, तो यही सारी चीजें हैं। सोशल नॉर्म्स परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन। अब सोशल नॉर्म्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सामाजिक मानदंड के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। सामाजिक मानदंड के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो the process by which norms and other behavioral regulation are transformed into personality elements is called socialization. The process by which norms and other behavioral regulators are transformed into personality elements is called socialization. ठीक, ये कहाँ से आ गया? तो सोशल नॉर्म्स परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है? दे डायरेक्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। तो ये डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। वे मानव व्यवहार को निर्देशित, विनियमित और नियंत्रित करते हैं। पहला मानदंड का कार्य यही होता है। ठीक, दूसरा कार्य क्या होता है? दे हेल्प इन सेटिस्फाइंग आवर सोशल नीड, हमारी सोशल नीड को पूरा करने में नॉर्म्स हमारी मदद करते हैं। मानदंड हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग सोशल ऑर्डर बाय मिटिगेटिंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, यानी कि ये सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी में। क्या करके? मिटिगेटिंग टेंशन, यानी कि टेंशन को कम करके या कॉन्फ्लिक्ट को कम करके सोसाइटी से आपकी हेल्प करते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में। वो समाज में तनाव और संघर्ष को कम करके सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद करते हैं। तो मानदंड ही है जो समाज में तनाव और संघर्ष को कम करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा कार्य क्या है नॉर्म्स का? दे एक्ट एज मेजरिंग स्केल टू इवेल्युएट सोशल बिहेवियर, एक मेजरिंग स्केल के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये बता देता है कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है। तो आप ये नॉर्म्स के जरिए पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है। यानी कि सोशल बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए नॉर्म्स एक मेजरिंग स्केल के तौर पे काम करता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इट इज अ मेजरिंग स्केल टू इवेल्युएट सोशल बिहेवियर, तो उसमें नॉर्म्स दिया हुआ है, वैल्यूज दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे नॉर्म्स। ठीक, वो सामाजिक व्यवहार का, यानी कि जो मानदंड है वो सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए मापक के रूप में कार्य करता है। एक सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए मापक के रूप में कार्य करता है। They act as ideals and
ऑब्जेक्टिव्स इन सर्टेन सिचुएशन, ये किसी सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव या आइडियल्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक, वे कुछ परिस्थितियों में आदर्श और उद्देश्यों के रूप में कार्य करते हैं। दे हेल्प इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, ये बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। आप पहले से, अगर आपको नॉर्म्स के बारे में पता है तो कोई आदमी किसी सिचुएशन में अगर जा रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि वो आदमी उस सिचुएशन में कैसे कार्य करेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्म्स ने जो कार्य बताया है वही कार्य वो भी करेगा, वही बिहेवियर वो भी अपनाएगा। ठीक, तो ये बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में भी मदद करते हैं। ये व्यवहार की भविष्यवाणी करने में भी मदद करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कैसा होगा, ये आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मानदंड जो है वो किस तरह के व्यवहार की अनुमति देता है। तो आप एक तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। ठीक, उसके बाद आता है रूल्स। तो नॉर्म्स के बाद आता है रूल्स, यानी कि नियम। रूल्स दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट एक्शन है विद इन अ गिवन ग्रुप और कम्युनिटी। किसी गिवन ग्रुप या कम्युनिटी में एक अप्रोप्रिएट एक्शन या एक्सेप्टेबल एक्शन है, नॉर्म की तरह है, लेकिन ये क्या होता है, ये रिटन होता है, दस गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो ये भी गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। तो रूल्स और नॉर्म्स में बस इतना फर्क है कि ये फॉर्मल होते हैं और नॉर्म्स इनफॉर्मल होते हैं। ठीक, नियम जो स्वीकार होते हैं और उचित कार्यों को परिभाषित करते हैं। ठीक, स्वीकार और उचित कार्यों को परिभाषित करते हैं, उसी को नियम कहा जाता है। और ये किसी भी दिए गए समूह या समुदाय के भीतर होते हैं। किसी भी दिए गए समूह या समुदाय के भीतर स्वीकार्य कार्य कौन से हैं या उचित कार्य कौन से हैं उसको बताता है। ठीक, इस प्रकार मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करना होता है, यानी कि ये एक तरह से मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक, दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट वी डू। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, व्हाट वी बिलीव, हम किस बात पे विश्वास रखते हैं, अदर्स डू, दूसरे क्या करते हैं, एंड व्हाट वी बिलीव, हम किस पे विश्वास रखते हैं, दूसरे किस पे विश्वास रखते हैं। ठीक, व्हाट वी बिलीव अदर्स अप्रूव ऑफ एंड एक्सपेक्ट अस टू डू, यानी कि हम किस बात पे बिलीव करते हैं कि दूसरे लोग इस बात को अप्रूव करेंगे, इस बात को मानेंगे और उसको एक्सपेक्ट करेंगे। लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इन सारी चीजों को रूल्स में बताया जाता है। ठीक, उनमें ये शामिल होता है कि हम क्या करते हैं और हम किस चीज को मानते हैं, यानी कि किस चीज पे विश्वास रखते हैं। दूसरे क्या करते हैं ये भी हम देखते हैं। ठीक, इसमें नियम में, ठीक, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और हम ये बात का विश्वास रखते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि दूसरे जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या, उसका दूसरों का उनके प्रति क्या अनुमोदन है और वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक, ये सारी चीजें नियम में आ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हैबिटस, यानी कि आदत। तो हैबिटस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये आप बताइए। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थिंकर्स के उसमें। ठीक, हैबिटस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये आपको बताना है। इन सोशियोलॉजी हैबिटस इज द वे दैट पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्स टू द सोशल वर्ल्ड। हैबिटस एक तरीका है जिसको लोग परसीव करते हैं और सोशल वर्ल्ड को रिस्पॉन्स करते हैं। दे इनहैबिट, दे मतलब वो इसको इनहैबिट करते हैं, अपने हैबिट में शामिल करते हैं। बाय वे ऑफ देयर पर्सनल हैबिट, अपनी एक पर्सनल हैबिट बना लेते हैं, इसको पर्सनल स्किल बना लेते हैं, पर्सनल डिस्पोजिशन बना लेते हैं और अपना पर्सनल कैरेक्टर बना लेते हैं, वही उनका हैबिटस कहलाता है। ठीक, आदत क्या है, समाज शास्त्र में आदत वो तरीका है जिसे लोग अपनी व्यक्तिगत आदतों, अपनी व्यक्तिगत कौशल, अपनी व्यक्तिगत चरित्र के स्वभाव के माध्यम से जिस सामाजिक दुनिया में रहते हैं उसका अनुभव करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि उसका अनुभव करके उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यस, बॉर्डुआ ने ही दिया है आदत या हैबिटस का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो किसी भी समाज में जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है, ये सारी चीजें हैबिटस में आ जाती है। Habitus is a concept developed by Pierre Bourdieu and refers to the norms, values, attitude। तो ये देखिए habitus में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, norms आ जाती हैं, values आ जाती हैं, attitudes आ जाते हैं, and behaviors of a particular social group। एक particular social group का क्या behavior होगा
क्या एटीट्यूड होगा, क्या वैल्यू होगी, क्या नॉर्म्स होंगे, ये सारी चीजें हैबिटस में आ जाती हैं। और हैबिटस का कॉन्सेप्ट पियर बॉर्डुआ ने डेवलप किया था, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हैबिटस पियर बॉर्डुआ द्वारा विकसित एक अवधारणा है, ठीक, और एक विशेष सामाजिक समूह के मानदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है। यानी कि कोई एक विशेष सामाजिक समूह है, ठीक, उसका मानदंड क्या होगा, उसके मूल्य क्या होंगे, उसके दृष्टिकोण क्या होंगे या उसके व्यवहार क्या होंगे, इसको संदर्भित करता है आदत, हैबिटस यानी कि आदत, ठीक। हैबिटस इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म, ये क्या है, एक सोशियोलॉजिकल टर्म है दैट रिफर्स टू पीपल्स इम्बडीड ट्रेट्स, जो लोगों की इम्बडीड ट्रेट्स को रिफर करता है। इम्बडीड ट्रेट्स यानी कि एक आदमी के अंदर जो खासियत होती है उसी को ये बताता है, उसका बिहेवियर कैसा है उसको बताता है। योर स्किल, आपकी स्किल कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी है, आपके डिस्पोजिशन कैसे हैं, ये सारे आपके हैबिट्स में आ जाते हैं। आदत एक समाज शास्त्रीय शब्द है जो लोगों की सन्निहित लक्षणों और व्यवहारों को बताता है, ठीक। यानी कि आपके अंदर जो सन्निहित लक्षण होते हैं, आपके खुद के लक्षण कैसे हैं, इस बात को बताता है। यानी कि आपके व्यवहार कैसे हैं, आपका कौशल क्या है, आपकी आदत क्या है, आपका स्वभाव क्या है, इन सबको संदर्भित करता है, ठीक। These habits, skills and disposition are learned through socialization। अब ये जो हैबिट्स, स्किल्स एंड डिस्पोजिशन है, ये कैसे सीखे जाते हैं, ये सोशलाइजेशन के जरिए सीखे जाते हैं। एंड आर सो इनग्रेन्ड इन आवर आइडेंटिटीज दैट दे फील कंप्लीटली नेचुरल। और ये इतना हमारे अंदर जुड़ जाते हैं, ये हैबिट्स जो है, यानी कि नॉर्म्स, वैल्यूज, स्किल्स, हैबिट, डिस्पोजिशन, ये सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी बैठ जाती हैं जैसे ये नेचुरल है, जैसे बचपन से ही हमारे अंदर, ठीक। ये आदतें, कौशल और स्वभाव समाजीकरण से माध्यम से सीखे जाते हैं और ये हमारी पहचान में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि ये पूरी तरह से स्वाभाविक महसूस करते हैं। ये हमारी पहचान में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि पूरी तरह से स्वाभाविक महसूस करते हैं, ठीक। यानी कि लगता है कि ये पहले से ही, बचपन से ही हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एजेंसी। एजेंसी की बात किसने किया है, हम लोगों ने थिंकर में पढ़ा है एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। एजेंसी इज अ फ्रेज यूज्ड बाय एन, अच्छा मैंने पहले ही बता दिया इसको, ठीक। तो एजेंसी इज अ फ्रेज यूज्ड बाय एंथनी गिडेंस टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए एंथनी गिडन ने एजेंसी फ्रेज का इस्तेमाल किया है। दैट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट सोशल अरेंजमेंट, यानी कि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सोशल अरेंजमेंट को अफेक्ट डाल सकता है, सोशल अरेंजमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है वाया इट्स इंटेंशनल और अनफोर्सीन रिपरकशन। यानी कि अपने इंटेंशनल या अनफोर्सीन रिपरकशन के जरिए वो जो भी सोशल अरेंजमेंट है उस पर असर डाल सकता है। एजेंसी मानव व्यवहार का वर्णन करने के लिए एंथनी गिडन द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक वाक्यांश है जिसमें जानबूझकर या अप्रत्याशित नतीजों के माध्यम से, ठीक, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता होती है, ठीक। यानी कि आप जानबूझकर या अप्रत्याशित नतीजों के माध्यम से इसके अंदर जो आपका व्यवहार है उसके अंदर क्षमता होती है कि वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर दें, ठीक। इसी को बताने के लिए, इसी व्यवहार को बताने के लिए, इसी व्यवहार का वर्णन करने के लिए एंथनी गिडन ने एजेंसी का शब्द इस्तेमाल किया है, एजेंसी का फ्रेज इस्तेमाल किया है। In addition to possessing the potential to change structure, यानी कि एक एजेंसी के पास पोटेंशियल होती है स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ द एजेंसी आल्सो हैज द इम्पैक्ट ऑफ रिप्लिकेटिंग दैट। यानी कि एजेंसी के पास ये ताकत होती है कि वो जो है उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि उसको स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, ठीक। संरचनाओं को बदलने की क्षमता रखने के अलावा एजेंसी के पास उनकी नकल करने का भी प्रभाव होता है, यानी कि वो उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, उसकी नकल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की नकल कर सकते हैं, उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू गिडेन,
गिडन क्या कहते हैं एजेंसी के बारे में? द एजेंसी इज एनी ह्यूमन एक्शन। एजेंसी क्या है? कोई भी ह्यूमन एक्शन जो कलेक्टिव हो, स्ट्रक्चरल हो एंड इंडिविजुअल दैट मेक्स अ डिफरेंस टू अ सोशल रिजल्ट। ठीक, तो या एनी ह्यूमन एक्शन, कोई भी ह्यूमन एक्शन कलेक्टिव हो, स्ट्रक्चरल हो एंड इंडिविजुअल हो, ठीक, दैट मेक्स अ डिफरेंस टू अ सोशल रिजल्ट, यानी कि सोशल रिजल्ट में कोई डिफरेंस अगर क्रिएट कर रहा है तो वो एजेंसी कहलाएगा। एजेंसी गिडन के अकॉर्डिंग क्या है? एजेंसी वो है, गिडन के अनुसार एजेंसी वो है जो कोई भी मानवीय क्रिया है, जो कोई भी मानवीय मानवीय क्रिया है, चाहे वो सामूहिक हो, संरचनात्मक हो या व्यक्तिगत हो, अगर वो क्रिया जो है सामाजिक परिणाम में कुछ अंतर लाती है, अंतर बनाती है, तो उसको एजेंसी कहेंगे। ठीक। गिडन challenges the simplistic polarization of structure and agency in this manner, यानी कि गिडन्स ने इस तरह से संरचना और एजेंसी के सरलीकृत ध्रुवीकरण को चुनौती देते हैं, यानी कि जो पोलराइजेशन हो रहा है स्ट्रक्चर और एजेंसी का, उसको चैलेंज करते हैं यहाँ पे गिडन्स। ठीक। This relates to his contention that structure must be seen as both enabling and constraining, यानी कि आपको ये मतलब गिडन ये मानते हैं कि स्ट्रक्चर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्स्ट्रेनिंग है, बल्कि ये इनेबल भी है। सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि स्ट्रक्चर इनेबलिंग है, लेकिन ये कॉन्स्ट्रेनिंग भी है। ठीक। ये उनके विवाद से संबंधित है कि संरचना को सक्षम और बाधित दोनों के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को इनेबल करते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन वहीं पे जो है ये कॉन्स्ट्रेंट भी करते हैं किसी काम को ना करने के लिए। ठीक। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ काम करने के लिए आपको अलाउ करता है और कुछ काम करने के लिए नहीं करता है। तो जो जो अलाउ करता है यानी कि वो आपको इनेबलिंग कर रहा है, और अलाउ नहीं कर रहा है यानी कि वो आपको कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है। ठीक। तो ये आपको सक्षम और बाधित दोनों तरीके से संरचना काम करते हैं। किसी काम को करने में आपको सक्षम बनाते हैं और किसी काम को ना करने के लिए आपको बाधित करते हैं। ठीक। बाडुआ क्या कहते हैं एजेंसी के बारे में? अर्ज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू सोशोलॉजी ट्रांसेंडिंग एजेंशियलिज्म एंड ऑल नोशन ऑफ taken for granted in daily life, particularly in his later work। ठीक। बाडुआ समाजशास्त्र के लिए एक रचनावादी दृष्टिकोण का आग्रह करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि सोशोलॉजी में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण इस्तेमाल होना चाहिए, अनिवार्यता को पार करते हैं और दैनिक जीवन में दी जाने वाली सभी धाराओं, विशेष रूप से अपने बाद के कार्यों में, यानी कि जो भी डेली लाइफ में जो भी हमारे नोशंस हैं उन सब में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होना चाहिए, पर्टिकुलरली इन हिज लेटर वर्क, यानी कि अपने बाद के वर्क में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सोशोलॉजी में जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज करना चाहिए, उसके बाद के उनके जो वर्क हैं उनमें इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज किया है, रचनावादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल खुद किया है। ठीक। He challenges the dichotomy between macro and micro। ये माइक्रो एंड माइक्रो के बीच में जो डायकोटोमी है उसको चैलेंज करते हैं। माइक्रो किसको कहते हैं? जब आप सोसाइटल लेवल पे कोई स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो होती है, और माइक्रो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई स्टडी करते हैं। ठीक। तो माइक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों की डायकोटोमी को ये चैलेंज करते हैं और एजेंसी को भी ये चैलेंज करते हैं, एंड इंसिस्ट that social existence subjective and objective aspects are inextricably intertwined। ठीक। वो स्थूल और सूक्ष्म संरचना और एजेंसी के बीच में द्विभाजन को चुनौती देते हैं, यानी कि जो स्थूल और सूक्ष्म संरचना और एजेंसी के बीच में द्विभाजन है उसको चुनौती देते हैं, और कहते हैं, और इस बात पे जोर देकर कहते हैं कि सामाजिक अस्तित्व के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलुओं को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक। यानी कि समाज के जो
सामाजिक अस्तित्व के जो व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलू हैं दोनों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि सोशल एग्जिस्टेंस की जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है दोनों को एक साथ इंटरवीन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस में, रिफरिंग टू द वे दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लीगल रूल्स इज सोशली ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ पे जो लीगल रूल को सोशली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक, या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन लाने के लिए एक अरेंजमेंट होती है, उसी को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन करते हैं और जो भी लीगल रूल्स होते हैं उसको इन्फोर्स करते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ये। ठीक, नौकरशाही क्या है? नौकरशाही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में एक अवधारणा है, ठीक, जो इस बात का उल्लेख करती है कि प्रशासनिक निष्पादन और कानूनी नियमों का परिवर्तन सामाजिक रूप से संगठित है। ठीक, यानी कि अगर प्रशासनिक निष्पादन और कानूनी नियम जो है उसका परिवर्तन भी सामाजिक रूप से संगठित हो तो उसको नौकरशाही कहा जाता है। ठीक, दिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इसमें, फॉर्मल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखित होती है। कि किसकी क्या जिम्मेदारी होती है ये ब्यूरोक्रेसी में पूरी तरीके से लिखित होता है। हायरार्की होती है, हायरार्की यानी कि कोई अपर पोजीशन में होता है, कोई लोअर पोजीशन में होता है, कोई उससे लोअर पोजीशन में होता है। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है। एक होगा डीएम, फिर होगा एक होगा एडीएम, फिर होगा एक होगा एसडीएम। ठीक, तो ऐसी हायरार्की बनी होती है। ठीक, तो दिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, फॉर्मल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायरार्की एंड इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप। और इसमें इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप भी जुड़ी हुई होती है। ये कार्यालय संगठन मानवीकृत प्रक्रिया, जिम्मेदारी का औपचारिक विभाजन, पदानुक्रम और अवैयक्तिक सामाजिक संबंधों की विशेषता है। यानी कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है? ये औपचारिक तरीके से जो भी जिम्मेदारी होती है उसको बांटा जाता है इसमें नौकरशाही में, और पदानुक्रम होता है नौकरशाही में, सबके पद अलग अलग होते हैं, और अवैयक्तिक सामाजिक संबंध होता है। इसमें व्यक्तिगत सामाजिक संबंध नहीं होता बल्कि अवैयक्तिक सामाजिक संबंध होता है। ठीक, आपका कोई फॉर्मल रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है। पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पे कोई काम नहीं होता है इसमें। हालांकि करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो भी रिटन रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करना है। ठीक, ब्यूरोक्रेसीज हैव 4 की कैरेक्टरिस्टिक। ब्यूरोक्रेसीज की 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नौकरशाही के विशेषताएं क्या है। तो पहला है अ क्लियर हायरार्की। इसमें क्लियर हायरार्की होती है, कौन डीएम होगा, कौन एडीएम होगा, कौन एसडीएम होगा, ये क्लियर तरीके से बताया होता है। और कौन सबसे ऊंची पोस्ट पे है, कौन उससे लोअर पोस्ट पे है, कौन उससे लोअर पोस्ट पे है, ये भी बताया होता है। एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है इसमें, ठीक, स्पष्ट तरीके से इसमें पद का पदानुक्रम होता है, कौन किस क्रम में होगा ये बताया जाता है। स्पेशलाइजेशन होता है, हर आदमी जो है हर काम नहीं कर पाएगा नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेट्स में। जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा, जिस चीज के लिए क्वालिफाई किया होगा वो वही काम करेगा। ठीक, अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन क्या काम क्या करेगा ये पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट तरीके से बताया होता है। श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है, कौन क्या काम करेगा ये स्पष्ट तरीके से विभाजन करके बताया जाता है। एंड सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, इसमें फॉर्मल रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक फॉर्मल रूल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इसमें उसी के अकॉर्डिंग इनको जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनको काम करना होता है। औपचारिक नियमों या मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक सेट होता है जिसके द्वारा जो है जो नौकरशाह होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के कार्य क्या होते हैं?
ब्यूरोक्रेट्स फुलफिल इंपॉर्टेंट रोल्स इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग लॉज। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल करते हैं, जैसे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। नौकरशाह महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पूरा करते हैं, जिसमें शामिल है कानून को लागू करना। तो कानून को बनाने वाला कौन है, लेजिस्लेचर है, लेकिन कानून को लागू करने वाला एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यानी कि जो नौकरशाही होते हैं। ठीक। मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स when legislative prescription are vague and settling disputes as court would through administrative adjudication। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के जरिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन को आप इन्फोर्स करते हैं, यानी कि उसको लागू करते हैं। विधायी नुस्खे स्पष्ट होने पर नियम बनाना और लागू करना और प्रशासनिक अधिनियम के माध्यम से विवादों को सुलझाना, जैसा कि अदालतें करती हैं। ठीक। तो ये भी ऐसा कार्य करते हैं कि जो विवाद हैं उसको भी सुलझाते हैं और जो नियम है उसको स्पष्ट रूप से लागू करते हैं। ठीक। ये नौकरशाह के कुछ काम है। उसके बाद आता है पावर। ठीक। पावर यानी कि शक्ति। पावर क्या होता है, पावर किसने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, वेबर ने बात किया है पावर की। ठीक। मैक्स वेबर ने। पावर इज अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोर्ट्रे। ठीक। तो पावर क्या है, एक लैटिन वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, जो लैटिन वर्ड क्या है, पोर्ट्रे है, और इट्स मीनिंग इज टू बी एबल। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज के काबिल हो। तो पावर जो जिसके पास होती है वो इस काबिल होता है कि दूसरों के ऊपर वो अपना शासन कर सकता है, अपना रूल इम्प्लीमेंट कर सकता है। शक्ति लैटिन शब्द का पोर्ट्रे से लिया गया है शब्द है, और इसका अर्थ है सक्षम होना। तो जिसके पास पावर होती है वो सक्षम होता है बहुत सारे कार्य करने के लिए। ठीक। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे पास ये पावर है ये काम करने के लिए। एज पर द पॉपुलर सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर ने कैसे डिफाइन किया पावर को, पावर इज द एबिलिटी टू क्रिएट द डिजायर्ड रिजल्ट। एक डिजायर्ड रिजल्ट को क्रिएट करने की एक एबिलिटी होती है जिसके पास पावर होता है। जिसके पास पावर होता है वो जैसा चाहता है, जिस तरह से रिजल्ट चाहता है उस तरह से उसको रिजल्ट पा सकता है। इवन व्हेन अदर आर अगेंस्ट इट, अगर दूसरे इसके अगेंस्ट हैं तब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो रिजल्ट ला सकता है। ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। इससे अब टॉपिक लिख दिया करिए, जब इससे पूछिए कि इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक लिख दिया करिए। लोकप्रिय समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वांछित परिणाम पैदा करने की क्षमता रखता है। शक्ति जो है वांछित परिणाम पैदा करने की क्षमता रखता है, भले ही दूसरे के खिलाफ हो। यानी कि दूसरे अगर उसके खिलाफ हो, जो परिणाम लाना चाह रहा है व्यक्ति, अगर दूसरे उसके खिलाफ हो, अगर उसके पास शक्ति है तो वो परिणाम ला के ही रहेगा, क्योंकि उसके पास उसकी क्षमता होती है। ठीक। अगर आप ब्यूरोक्रेसी से पूछ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बताइए, ब्यूरोक्रेसी से पूछ रहे हैं या पावर से? तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, पावर से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले आती है क्लास थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का वर्ग सिद्धांत। तो यही हम लोग करेंगे, उसके बाद क्लास लीव करते हैं। बाकी थ्योरीज हम लोग पावर से रिलेटेड जो बाकी थ्योरीज है वो कल करेंगे। क्लास थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का वर्ग सिद्धांत। दिस क्लास थ्योरी ऑफ पावर इन सोशियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एंड हिज मार्क्सिज्म। क्लास थ्योरी ऑफ पावर जो है कार्ल मार्क्स और उसकी मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है। ठीक। ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो कभी भी ऐसे भी आ जाएगा कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो मैक्स वेबर। ठीक है, कि मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन किया है ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को। और ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ब्यूरोक्रेट्स के फंक्शन कौन से हैं, तो उनके फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए। फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फंक्शन आपसे पूछ लिया और ऑप्शन दे दिया, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। ठीक।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन आप यही टिक कर सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन सबसे क्वेश्चन आता है, और किसने इसको एक्सप्लेन किया है उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ये क्लास थ्योरी ऑफ पावर किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? शक्ति का वर्ग सिद्धांत। समाजशास्त्र में शक्ति का वर्ग सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, कार्ल मार्क्स और उनके मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक, इट इज सेड दैट देयर आर टू क्लासेस। ये कहते हैं, क्लास थ्योरी ऑफ पावर कहती है कि हमेशा दो क्लासेस हैं इन सोसाइटी। हर सोसाइटी में दो क्लासेस होती हैं। वन इज द क्लास ऑफ रिच, एक रिच लोगों की क्लास है जिनके पास होता है, हैव्स यानी कि जिनके पास होता है, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक, तो ये रिच लोग होते हैं। एक क्लास इनकी होती है और एक क्लास उनकी होती है जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं, जो पुअर क्लास होती है। ठीक, एंड द अदर इज द क्लास ऑफ पुअर, दैट इज हैव नॉट, जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, दे देंगे 5 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक समाजशास्त्र में दो वर्ग होते हैं। प्रत्येक समाजशास्त्र में क्या है? दो वर्ग होते हैं। एक है अमीरों का वर्ग और दूसरा है गरीबों का वर्ग। एक है अमीरों का वर्ग और दूसरा है गरीबों का वर्ग। तो हर समाज में ये दो वर्ग होते हैं। अमीरों का वर्ग कौन सा होता है? जिनके पास उत्पादन के तरीके होते हैं, जिनके पास उत्पादन के जो तरीके हैं वो मौजूद होते हैं। एक तरीके में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मशीन भी आ जाती हैं, श्रम भी आ जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। उत्पादन के माध्यम होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक, और गरीब वो होते हैं जिनके पास उत्पादन के माध्यम नहीं होते, बल्कि इन्हीं के पास ये काम करते हैं। तो ये दो क्लासेज होती हैं समाज में। हर सोसाइटी में ये दो क्लास पाई जाती है। अब इस दो क्लास जो पाई जाती है उसका मतलब क्या है? द रिच क्लास इज डोमिनेंट क्लास, और जो रिच क्लास होती है वो डोमिनेंट क्लास होती है। यानी कि जो रिच क्लास है उसी के पास पावर होती है, क्योंकि ये डोमिनेंट क्लास होती है इकोनॉमिकली एंड ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिकली डोमिनेंट होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। दे आल्सो पॉजेस सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पावर। और चूंकि इनके पास पैसा है, इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इनके पास सोशल पावर भी होती है, पॉलिटिकल पावर भी होती है और आइडियोलॉजिकल पावर भी होती है। पैसे की वजह से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप की वजह से इनके पास सारी पावर होती है सोसाइटी में। दिस पावर हेल्प देम टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हो गई क्लास थ्योरी ऑफ पावर। अमीर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग होते हैं। जो भी अमीर लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग होते हैं और उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। उनके पास समाज में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक शक्ति होती है, क्योंकि ये वर्ग ये जो है, ये वर्ग जो होता है ये आर्थिक रूप से प्रभावशाली होता है। इसी वजह से इनके पास सामाजिक शक्ति भी होती है, राजनीतिक शक्तियां भी होती हैं और वैचारिक शक्तियां भी होती हैं, और ये उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में। अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में ये उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये था क्लास थ्योरी ऑफ पावर। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर कल हम लोग करेंगे।